अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। आज 27 जनवरी है और शायद कराची की अब तक की शदीद सर्द तरीन रात है। आज ना सिर्फ सर्दी है बल्कि सर्द हवाएं सर्दी को मज़ीद बढ़ाती चली जा रही हैं। और बात यह भी है कि सर्दी के मौसम में इस तरह की स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करना, खौफनाक वाक़यात का आपके साथ शेयर करना, उसका जो मज़ा है उसकी अलग ही बात है। खैर, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले हम स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, आप लाइक कर दें। और इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने उसके ऊपर एक सेशन अपलोड किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं तो उस पर भी वीकली सेशन अपलोड करना शुरू कर दूं। और फर्दर अगर आप इजी पैसा या किसी भी किस्म की सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि सरासर नेकी के लिए हैं तो आप कर सकते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। मेरा नाम डेविड है और मैं काफ़ी सालों से, आप कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों से मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे इंडिया में काम करता रहा हूँ। और इस तवील अरसे में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इदारों में, ख़ास तौर पे बहुत सारे कब्रिस्तानों में या उनके गेट के बाहर मैंने न सिर्फ ड्यूटी दी है बल्कि बहुत सारे इस तरह के वाक़यात मेरे साथ पेश आए जिनको मैं जब भी याद करता हूँ तो आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या कुछ इस तरह का है। 1988 चल रहा था और इत्तफाक से जो मेरी ड्यूटी थी वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड मौजूद था और उसके बिल्कुल सामने जो फैक्ट्री थी उसके बाहर मुझे बैठना होता था। मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो आमतौर पे रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक हुआ करती थी। अब जब मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था या मुझे वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था तो मेरे साथ के जितने भी लोग हैं या उस वक्त जो लोग मेरे साथ काम किया करते थे तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि कोशिश करना रात के वक्त में कब्रिस्तान की तरफ ना देखो। अब मुझे ये लगा कि शायद ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मुझे ये लोग डराना चाहते हैं। बहरहाल जब मैंने वहाँ पे अपनी ड्यूटी स्टार्ट की तो 3 या 4 दिनों तक ना मुझे कोई परेशानी हुई बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शायद सैटरडे की रात थी और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मैं अपनी फैक्ट्री के बाहर कुर्सी डाले बैठा हुआ था और मैंने अपने सामने कुछ लकड़ियां जला रखी थी। शदीद सर्दी हो रही थी और मेरी पूरी कोशिश थी कि इस आग के सामने जितनी देर बैठ सकूं उतना बेहतर है। इसी दौरानिए में इत्तफाक से इधर उधर देखते हुए जब मेरी नज़र सामने कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो मुझे लगा कि कुछ कब्रें छोड़ के, यानी 8 या 10 कब्रें छोड़ने के बाद जो एक कदीम तरीन कब्र मौजूद है उस कब्र के सामने या उस कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब रात के इस पहर में वैसे भी आप लोग कोशिश किया करते हैं कि कब्रिस्तान की तरफ नज़र ना डालें, लेकिन मेरे साथ कुछ होने वाला था या मेरे नसीब में ये कुछ होना लिखा हुआ था तो पता नहीं क्यों मैंने उस तरफ निगाह डाली। जब मुझे लगा कि कब्रिस्तान के अंदर, यानी कि उस कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो मैंने ना चाहते हुए भी कुछ देर के बाद दोबारा से उस तरफ निगाह डाली। अब जब मैंने दूसरी बार उस तरफ देखा तो अब थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ और बज़ाहिर ऐसा लगा कि उस कब्र के ऊपर या उस कब्र के बराबर में एक औरत बैठी हुई है। बज़ाहिर देखने से उसने ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो कब्र के आगे बैठ के कुछ पढ़ रही है या कम से कम उसकी जो बॉडी है वो मुसलसल मूव कर रही है। अब क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड था
तो मेरे जहन में सबसे पहले इस तरह की चीज़ें ही आ सकती थीं। तो मैं समझा कि शायद कोई औरत है जो यहाँ पे जादू करने के लिए या इस तरह का कोई काम करने के लिए रात में आई हुई है। मेरे पास क्योंकि उस दौर में भी गन मौजूद थी, तो मैं एकदम से अपनी सीट से खड़ा हुआ। मेरे उल्टे हाथ में एक टॉर्च लाइट मौजूद थी। उस टॉर्च लाइट के हमरा जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो औरत है जिस कब्र के बिल्कुल सामने बैठी हुई है, शायद उसको कब्र के अंदर की तरफ से कोई नज़र आ रहा है। क्योंकि बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कब्र के सामने ना सिर्फ झुकी हुई है बल्कि झुक के किसी से बातें कर रही है। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था, तो मैं चाहता था मैं उस कब्रिस्तान के अंदर एंटर हूँ। अब बात ये थी कि बाहर की तरफ से वो कब्रें तो नज़र आ रही थी, लेकिन अगर आपको कब्रिस्तान के अंदर जाना है तो सीधे हाथ की तरफ एक दरवाज़ा मौजूद था। उस दरवाजे से होते हुए अंदर जाना पड़ता था। बहरहाल मैं उस दरवाजे से होता हुआ जब वापस से उस कब्र की तरफ चलना शुरू हुआ, तो जैसे ही मैंने अब उस तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र पे जो औरत अभी बैठी हुई थी वो इन कुछ सेकंड के अंदर अंदर जाने कहाँ गायब हो गई है। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि ये जो भी औरत है यकीनन ये मुझसे छुपने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए कहीं और जाके छुप चुकी है। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उस कब्र की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे मैं उस कब्र के करीब पहुंच रहा था तो बज़ाहिर लग रहा था कि जैसे वो जो कब्र है उस पर वैसे ही तख्ती लगी हुई है और सब कुछ वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली हुआ करता है। कुछ देर के बाद एग्जैक्टली मैं उस कब्र के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे न कोई औरत मौजूद थी, न ही उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब मैंने अपने तौर पे जो टॉर्च लाइट थी उसको आगे पीछे की तरफ, ख़ास तौर पे दरख्तों की तरफ मारना शुरू किया, और जहाँ जहाँ टॉर्च लाइट की रोशनी जा रही थी मैंने उस तरफ गौर करना शुरू किया। इसी दौरानिए में कि जब मैं टॉर्च लाइट की मदद से इधर उधर देख रहा था तो एकदम से मुझे अपने पाँव की तरफ से मूवमेंट की या किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही मैंने अपने पाँव की तरफ नज़र डाली तो जो मंज़र मैंने देखा वो इस तरह का मंज़र था कि अगर कभी आप ख्वाब में भी इस तरह का मंज़र देख लें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप शायद ख्वाब से बेदार ना हो। मैंने देखा कि दो हाथ उसी कब्र के अंदर से निकले और इन दोनों हाथों की जो स्किन है वो बाकायदा उतरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जख्मी शख्स के दोनों हाथ हैं, और ना सिर्फ ये दोनों हाथ कब्र से एकदम से निकले बल्कि इन दोनों हाथों ने मेरे दोनों पाँव को या मेरी दोनों टांगों को जोर से पकड़ लिया। अब जैसे ही इन दोनों हाथों ने मेरे पाँव को पकड़ा तो बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं शायद एकदम से नीचे गिरा हूँ और मेरा जो सर है वो किसी कब्र से जाके टकराया है। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के अंदर मौजूद था, और मेरे जो फैक्ट्री के मालिकान थे, इवन के जो करीबी जानने वाले थे, वो सारे के सारे मेरे करीब जवार में खड़े हुए थे। बहरहाल मेरे सर पे न सिर्फ शदीद चोट आई थी बल्कि ऐसा लग रहा था मेरे सर पे यानी कि बैक साइड पे किसी ने जोर से कोई चीज मारी है। खैर जब मेरे 2-4 दिन में कुछ औसान बहाल हुए तो जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मुझे यही बताया कि रात के टाइम में एक चौकीदार कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था और उसको एकदम से तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब जब उसको तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इत्तफाक से कब्रिस्तान के अंदर की तरफ झांका, और जब उसने अंदर की तरफ झांका तो उसने देखा कि तुम कब्रों के दरमियान में बेहोश हालत में नीचे पड़े हुए हो, और ना सिर्फ तुम नीचे गिरे हुए हो बल्कि तुम्हारे सर से मुसलसल खून टपक रहा है।
खैर वो जो वॉचमैन था, ये जो भी चौकीदार था, उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और जैसे तैसे करके तुमको ना सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर निकाला बल्कि उसके बाद करीबी अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये वाकया मेरे साथ पेश आया था तो तकरीबन 17 या 18 दिन तक न सिर्फ मैं अस्पताल में एडमिट था बल्कि मुसलसल मुझे एकदम से तेज़ बुखार चढ़ जाता और कभी एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता। कभी कभी ऐसा लगता कि मेरे कान पे आके कोई फूंक मारा करता है और कभी कभी अस्पताल के अंदर ही मुझे ऐसा लगता कि मेरे करीब व जवार में बहुत सारी औरतें मौजूद हैं जो किसी अजीब सी ज़बान में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने आगे पीछे या करीब व जवार में देखने की कोशिश करता तो ना ही कोई औरत नजर आती और ना ही कोई इस तरह का वजूद नजर आता। खैर जैसे तैसे तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद जब मेरी जो तबीयत थी वो ज़रा बेहतर हुई तो मैंने दोबारा से मेरी जो ड्यूटी थी उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जो मेरी सिक्योरिटी कंपनी थी, ये जो मेरे सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी बजाय इसके कि वो कब्रिस्तान के सामने लगाते एक करीबी बंगले में रात के टाइम में ही लगा दी थी। अब ये जो बंगला था ये भी इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा बंगला था और इस बंगले के अंदर यानी इस बड़े घर के अंदर सिर्फ एक मियाँ बीवी रहा करते थे। मेरी वहाँ पे जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो वैसे ही थी, यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक मुझे वहाँ पे रुकना होता था। इसी तरह कुछ टाइम गुजरा और मेरा ख्याल है कि 1 या 1.5 महीने के बाद इत्तेफाक से इस फ्लैट के जो मालिकान थे वो कहीं किसी तकरीब में 2 दिनों के लिए गए हुए थे और ये जो पूरा बंगला था ये मुकम्मल तौर पे न सिर्फ मेरे हवाले था बल्कि इसकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो भी मेरी थी। तो वैसे ही वही सिनेरियो था, मैं उस बंगले के बाहर कुछ लकड़ियां जला के बैठा हुआ था और अब भी हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो बंगला है जो कि मेरी बैक साइड पे मौजूद है उस बंगले का एकदम से खुद ब खुद दरवाज़ा खुला है और ना सिर्फ दरवाज़ा खुला है बल्कि खुलने के बाद एकदम से बंद हो गया है। ये जो कुछ हुआ था ये मुश्किल से 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर हुआ था और मैं यकीनन इस बात को समझने से काफिर था कि आखिर कौन है जो बंगले के अंदर मौजूद है। बहरहाल मेरा जो काम था, क्योंकि वो सिक्योरिटी का काम था, जैसे ही मुझे गेट के खुलने की या बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम से जो मेरे पास गन मौजूद थी उस गन को मैंने ना सिर्फ हाथ में लिया बल्कि तेज़ी से दरवाजे से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सामने जो गार्डन मौजूद है उस गार्डन के बिल्कुल बीच में एक कुर्सी पड़ी हुई है और उस कुर्सी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत बैठी हुई है और उसने वैसे ही ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो एकदम से वो जो औरत थी ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि खड़े होने के बाद कुछ अजीब तरीके से मुझे देखने लगी। उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो मुकम्मल तौर पे ब्लैक था, जबकि उसकी जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में भी कुछ अजीब तरीके से चमक रही थीं। बहरहाल जैसे ही वो औरत खड़ी हुई तो मैंने एकदम से उसकी तरफ टॉर्च लाइट मारी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ टॉर्च लाइट मारी तो उसका जो चेहरा था एकदम से एक भयानक चेहरे में न सिर्फ तब्दील हो चुका था बल्कि उसकी जो ज़बान थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके मुंह से निकल के नीचे की तरफ लटकना शुरू हो चुकी थी। तकरीबन 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी जो ज़बान थी वो तकरीबन 6 से 7 इंच तक उसके मुंह से बाहर निकल के नीचे की तरफ लटकी हुई थी। ये जो मंजर था ये इस कदर खौफनाक मंजर था
कि इससे पहले शायद मैंने इतना खौफनाक मंजर कभी भी नहीं देखा था। बहरहाल मैं एकदम से मुड़ा और जितना तेजी से हो सकता था मैंने गेट की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही मैं गेट के करीब पहुंचा तो ये जो दरवाज़ा था ये एकदम से ना सिर्फ बंद हो गया बल्कि उस दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी हुई नजर आई जिस औरत से या जिस चुड़ैल से बच के मैं यहाँ से भाग रहा था। अब एक अजीब सूरत हाल थी। मैं जिस औरत से यहाँ से बच के भाग रहा था वही गेट के सामने खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर जो कुछ मुझे आता था वो मैंने रिसाइट करना शुरू किया और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं रिसाइट कर रहा था या जो कुछ मैं बोलता चला जा रहा था वो चुड़ैल वैसे ही मेरी ही तरह रिसाइट कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी नकल कर रही है। बहरहाल मैंने अपने आसाब पे न सिर्फ काबू रखा बल्कि मुसलसल ये जो मैं रिसाइट कर रहा था इसको रिसाइट करता चला गया। बिलाखिर देखते ही देखते ये जो औरत थी ऐसा लगा जैसे एकदम से हवा के अंदर न सिर्फ तहलील हो चुकी है बल्कि इससे पहले वो इस घर में या इस गेट के सामने कभी मौजूद ही नहीं थी। खैर जैसे तैसे जब मैंने दरवाज़ा खोला उस दरवाजे से बाहर की तरफ आया तो तब जाके मैंने सुकून का सांस लिया। ये जो वाकया था ये बहुत ही खौफनाक वाकया था और इसके बाद मुझे लग रहा था कि इस घर के अंदर ड्यूटी देना या यहाँ पे मजीद रुकना किसी भी तरह के ख़तरे से खाली नहीं है। बहरहाल इत्तफाक से इसके जो मालिकान थे ये जो भी इसके लैंडलॉर्ड्स थे वो कुछ दिनों के अंदर अंदर वापस आ गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे तब तक के लिए मैंने यहाँ पे ड्यूटी देने से माजरत कर ली थी और मेरे बजाय किसी और सिक्योरिटी गार्ड को उन दिनों के लिए वहाँ पे रख दिया गया था। ये जो वाकया है ये अब से तकरीबन 11 या 12 महीने पहले पेश आया था। मेरी जो ड्यूटी थी अक्सर वो रात के टाइम में शुरू हुआ करती थी और सुबह 6 या 7 बजे जाके ख़त्म हुआ करती थी। अब मेरा जो ऑफिस था उसका जो वर्किंग स्टाइल था वो कुछ इस तरह से था कि 4 दिन हमें अपने घर में रहना होता था, यानी हम 4 दिन अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे काम किया करते थे और बाकी के जो 2 दिन थे वो हमें ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना होता था। तो वैसे ही इत्तफाक से मैं घर में मौजूद था। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था कि एकदम से जो मेरे रूम की खिड़की थी उस पर मुझे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब जैसे ही मुझे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे लगा कि शायद मेरा भाई या मेरी बहनें जो वहाँ पे मौजूद हैं और नॉक करने का मतलब यह है कि मैं दरवाज़ा खोल दूँ। खैर मैंने कुछ देर तक इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और मैं मुसलसल अपने काम में बिजी रहा। तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा से ऐसा लगा कि जो मेरे रूम की विंडो है उस पर कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल नॉक कर रहा है। अब इस बार मैं एकदम से खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ और दरवाज़ा खोलने के बाद लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे विंडो मौजूद है वहाँ पे देखता हूँ कि आखिर कौन है जो वहाँ पे नॉकिंग कर रहा है। अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद लेफ़्ट साइड की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक अजीब सा छोटा सा बच्चा है जो बज़ाहिर 6 या 7 साल का लगता है। वो जो मेरे रूम की विंडो है उस विंडो के बाहर की तरफ खड़ा हुआ है और कुछ अजीब तरीके से या अजीब लैंग्वेज में कहता चला जा रहा है। अब ये जिस ज़बान में कुछ बोल रहा था या जो कुछ कह रहा था ये कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अव्वल तो ये बच्चा कौन था, इसका इतनी रात में यहाँ पे क्या काम था और ये हमारे घर के अंदर बिला आखिर कैसे आया था। ये सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और मैं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं और इस बच्चे से पूछूं कि आखिर तुम कौन हो
और यहाँ पे कैसे आए हो। जैसे ही मैं उस बच्चे की तरफ बढ़ा और मैं उससे पूछने ही वाला था कि एकदम से वो जो बच्चा था उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया। अब जैसे ही उस बच्चे ने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो देखते ही देखते उसका जो चेहरा था, जो कि वाकई में एक बच्चे की तरह लग रहा था, उस चेहरे को देख के ऐसा लगने लगा कि उसका चेहरा देखते ही देखते किसी बूढ़े शख्स के चेहरे में ना सिर्फ तब्दील हो चुका है बल्कि बहुत ही गुस्से की हालत में वो मेरी तरफ देख रहा है। इस दौरानिये में जो उसकी आंखें थीं, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से लाल कलर की न सिर्फ रोशनी निकल रही है बल्कि बला का गैज़ो गज़ब उसके चेहरे पे मौजूद है। अपने सामने इसका चेहरा तब्दील होते हुए जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हो चला था कि कम से कम ये जो भी मखलूक है इंसान नहीं है। बहरहाल मैंने फ़ौरन से जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, मैंने ना सिर्फ उनकी तिलावत शुरू कर दी बल्कि वो जो गेट था उसको फ़ौरन से अंदर की तरफ से बंद किया और अपने ऊपर ब्लैंकेट या चादर डालने के बाद मुसलसल तिलावत करता रहा। ये जो रात थी ये मेरे लिए न सिर्फ एक भारी रात थी बल्कि पूरी रात मुझे महसूस होता रहा जैसे मेरे करीब जवार में या मेरे बेड के करीब वो जो बच्चा है वो मुसलसल टहल रहा है।